नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज हम बात करेंगे देश विदेश की तमाम अहम खबरों के साथ। हम शुरुआत करेंगे और आम आदमी से जुड़ी एक अच्छी खबर से। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस दर को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया गया है। जिस तरह की महंगाई का दौर है, ऐसे में छोटी राहतें भी बड़ी दिखती हैं। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी 0.25% कम करके 5.75% कर दिया गया है। तो इसके चलते आपके मकान, कार और दूसरी चीजों की ईएमआई में थोड़ी कमी आने की उम्मीद तो है ही। इस खबर को पूरी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका असर कितना होगा आम आदमी पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और क्या ये अच्छे दिन आने के संकेत हैं, ये भी समझेंगे। उधर डोकलाम में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में सितंबर में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये खास रणनीति होती है, जहां भी विवाद होता है, जिससे भी विवाद होता है, उससे आंखों से आंखें मिलाकर वो सामना करना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान का उदाहरण याद है और अब चीन की बारी है। उधर संसद के मानसून सत्र में दूसरे दिनों की तरह आज का दिन भी हंगामेदार रहा। आज के हंगामे का मुद्दा था कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर हुई आयकर विभाग की छापेमारी, जिसमें बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट भी शामिल रहा, जहां कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में गुजरात के 44 विधायकों को एकजुट करके रखा है। उधर कांग्रेस इसे सियासी साजिश बताती रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की बात रखी सामने, पर हंगामा जारी रहा। जेटली के हिसाब से चूंकि इस मंत्री ने भागकर रिजॉर्ट में शरण ली थी, इसलिए आयकर अधिकारियों को वहां तक जाना पड़ा। बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के राज्यसभा पहुंचने का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। और यदि अहमद पटेल हार जाते हैं तो कांग्रेस का क्या हश्र हो सकता है, कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर कितने संकट के बादल मंडरा सकते हैं अहमद पटेल की एक हार से, ये भी हम आपको समझाएंगे। उधर बिहार में देखें तो कुछ इस कदर सियासत चल रही है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा गंदी नहीं है। जी हां, बिहार में सुशासन का दावा करने वाले जेडीयू बीजेपी सरकार के 75% से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और इसी पर किस तरह से अब राजद उनको घेरने की कोशिश कर रही है, ये रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है और राजद इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन राजद की राजनीति कुछ ऐसी ही है कि मेरी कमीज तो फिर भी साफ थी, तुम्हारी कमीज ज्यादा गंदी है। किसके दामन में कितने दाग हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर दक्षिण विजय अभियान पर निकली बीजेपी को तमिलनाडु की एआईएडीएमके से कितनी उम्मीदें हैं और क्यों उम्मीदें हैं, और इस उम्मीद के पीछे रणनीति किसकी है, ये हम आपको बताएंगे आपको। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ दौरे से के बाद अब सरकार और संगठन को कैसे नई ऊर्जा मिली है और इस ऊर्जा का कितना उपयोग सरकार कर पा रही है, ये भी आपके सामने होगा। उधर अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के जशपुरी जिले के एक ब्लॉक का सच, जिसे सरकारी कागजों में तो स्वच्छ और शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही थी। उधर बिहार के सरकारी अस्पताल में भर्ती पहले डॉक्टरों और नर्सों से क्यों पूछे जाते हैं अंतरंग सवाल, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। आज संसद में बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट और कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर हुई छापेमारी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस रिजॉर्ट में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में गुजरात के 44 विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए लाकर रखा है। लोकसभा में इस मामले में सरकार ने असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस ने कहा कि देश भर में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया और ये स्पष्ट किया
कि रिजॉर्ट में क्यों छापा मारा गया। उन्होंने कहा कि छापा एक मंत्री और उनके 39 ठिकानों पर मारा गया था। इस मंत्री के खिलाफ कई शिकायतें थी, लेकिन चूंकि इस मंत्री ने भाग के रिजॉर्ट में शरण ले ली थी, इसलिए आयकर अधिकारियों को वहां जाना पड़ा। कांग्रेस को अब कांग्रेस मुक्त अभियान का मायना समझ में आ रहा है। लोकसभा में शून्यकाल होते ही विपक्ष ने छापों पर सफाई मांगी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुजरात चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आयकर विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर आज जो मेंबर्स थे 42 मेंबर्स, उनको डराया धमकाया जा रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के तरफ से। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस ढंग से वेंडेटा, विच हंटिंग अगर इस देश में चला तो कोई पार्टी डेमोक्रेसी में बच नहीं सकती। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात से साफ इनकार किया कि रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई है। अरुण जेटली ने कहा कि छापे एक मंत्री और उसके 39 ठिकानों पर मारे गए, लेकिन उसके रिजॉर्ट में जाने की वजह से अधिकारियों को वहां जाना पड़ा। No search at the resort has taken place. No search on any MLA has taken place. A particular minister of Karnataka was being searched. Since he had gone and parked himself in the resort certainly is not an immunity area where he can get an immunity from the laws, and therefore they have gone there to take him to his residence. He has been now taken to his residence and is being interrogated at his residence. वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा में छापों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से मोर्चा निकाला। आनंद शर्मा ने कहा कि छापों की जगह और वक्त के चुनाव से साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक फायदे के लिए छापेमारी की गई है। वहीं विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी जिन विधायकों को 15 करोड़ रुपए बांट रही है, उन पर छापे क्यों नहीं मारे जा रहे। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप एक महीने बाद कर सकते थे, एक महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। This everybody knows, it's in public domain that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. No, I'm not saying it's a timing. Does that give him an immunity from taxation laws? How can you justify? Does that give him a right to accumulate crores of rupees? Is this to convey a message? This is the way the minister. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने उल्टे कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जहां गुजरात के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक रिजॉर्ट में मौज मस्ती कर रहे हैं। बार बार स्थगन के बाद आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के राज्यसभा जाने की राह में बीजेपी हर अड़चन खड़ी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। उधर इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है और नोटा के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के पीछे भी यही मंशा है। आखिर कांग्रेस के अहमद पटेल को चुनाव जिताना प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना हुआ है? अहमद पटेल का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उनसे निजी दुश्मनी है, लेकिन इस सियासी संग्राम को कांग्रेस मुक्त अभियान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस ये खूब समझती है कि यदि अहमद पटेल हार जाते हैं तो कांग्रेस के भविष्य पर और अधिक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये सवाल केवल हार और जीत का नहीं है, बल्कि एक ऐसे संदेश का है जहां कांग्रेस की कमजोरी साफ तौर पर दिखने लगेगी। और शायद यही बीजेपी चाहती है। इसीलिए अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बना रखी है और इस रणनीति से कांग्रेस अभी तक भिड़ नहीं पाई है। सियासत में किसी का अहमद पटेल होना काफी मायने रखता है। अहमद पटेल यानी अघोषित डिप्टी हाईकमान आज कांग्रेस उनकी सलाहों पर चलने को मजबूर है। अहमद पटेल की जेब में गुजरात कांग्रेस रहती रही है। पार्टी के भीतर उनके आलोचक कहते रहे हैं कि अहमद पटेल की मदद से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 1.5 दशक से राज करने का मौका मिला है।
क्योंकि वहां पार्टी को कमजोर करने में उनकी खासी भूमिका रही है। 1988 में अमिताभ बच्चन के कंसर्न को कराकर पार्टी के लिए 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाले अहमद पटेल को 2001 में सोनिया गांधी का सलाहकार बनाए जाने पर पूरी पार्टी की कमान उन्हें हासिल हो गई। आमतौर पर बहुत कम लोगों से मिलने वाले अहमद पटेल का मानना है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनकी व्यक्तिगत रंजिश है, इसीलिए अहमद पटेल के खिलाफ सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को कानूनी दांवपेच में फंसाने के पीछे अहमद पटेल का ही हाथ रहा है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर में गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजा गया था। 2005 के जुलाई महीने में जेल गए अमित शाह को 90 दिन जेल में काटने पड़े थे। कहते हैं कि अमित शाह ने उसी दिन कांग्रेस, गांधी परिवार और अहमद पटेल से हिसाब बराबर करने का संकल्प ले लिया था। घटना के 12 साल बाद आज हुकूमत अमित शाह की मुट्ठी में है और सड़क पर अहमद पटेल खड़े हैं। जहां आला कमान अहमद पटेल को अपना करीबी रणनीतिकार मानती है, वहीं पार्टी के भीतर भी अहमद के विरोधियों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने अहमद के खिलाफ उतारा है, वो कभी पटेल की आंखों का तारा थे। उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक भी अहमद पटेल के लाडले होने की वजह से ही बनाया गया था। मजे की बात यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह कांटे से कांटा निकालने में यकीन करते हैं, लिहाजा बलवंत सिंह को उनके ही सियासी कत्ल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कभी चाय बेचकर करोड़पति बने गोकुल ब्रांच के मालिक बलवंत सिंह राजपूत को पटेल की नजदीकियों की वजह से मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। इसी तरह बीजेपी के बागी शंकर सिंह वाघेला भी अहमद पटेल की मंजूरी के बगैर कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। आजीवन संघ की विचारधारा की राजनीति करने वाले बापू वाघेला एक बार फिर बागी हो गए और आज अमित शाह उनके कंधे से ही अहमद पटेल पर बंदूक चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कम से कम 20 विधायक वाघेला के संपर्क में हैं। अहमद पटेल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दुश्मनी भले ही हो, लेकिन उन्हें राज्यसभा जाने से रोकने के कई और भी मायने हैं। अव्वल तो ये कांग्रेस के चाणक्य और बीजेपी के कौटिल्य के बीच का संग्राम है। पटेल को राज्यसभा जाने में पहले ही खतरा नजर आ रहा था, इसीलिए वाघेला को राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन वाघेला को बीजेपी में इज्जतदार वापसी के साथ दूसरे सियासी फायदे की डील मिलने पर वे टस से मस नहीं हुए। दूसरी और अहम बात यह है कि अहमद पटेल को घेरने के मायने बहुत गहरे हैं। समझा जाता है कि 10 जनपद की जान इसी तोते में बसती है। समझा ये भी जा रहा है कि अहमद पटेल ही गांधी परिवार के असली राजदार हैं। कांग्रेस भी ये बात अब समझ चुकी है और पार्टी के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने मीडिया को सलाह दी है कि अहमद पटेल के मामले को सोनिया गांधी से जोड़कर ना देखा जाए। कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत अहमद पटेल पहले से ही निशाने पर थे। बीजेपी 1.5 दशक से कांग्रेस और 10 जनपद की रसद के रास्तों की पहचान करने में जुटी हुई थी। अब देश को कांग्रेस मुक्त बनाकर बीजेपी देश की प्रमुख पार्टी की जगह लेने की फिराक में है। बीजेपी को मिल रही कामयाबी की वजह से कांग्रेस मुक्त अभियान को विपक्ष मुक्त भारत की मुहिम में तब्दील कर दिया गया है। अंशुमन त्रिपाठी, EPN। तो कांग्रेस को अपने भविष्य की चिंता है। उधर भविष्य संवारने की कोशिश में नीतीश कुमार ने जब दोस्त से दुश्मन बने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के वार झेलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को बहुत सारी चीजें याद आती होंगी। तेजस्वी यादव ने फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दागी मंत्रिमंडल पर निशाना साधा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी ने पूछा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता न करने का दावा करने वाले नीतीश के मंत्रिमंडल में इतने दागी चेहरे कैसे हैं। तेजस्वी का कहना है कि क्या नीतीश की नैतिकता महज महागठबंधन तोड़ने तक सीमित थी? क्या उन्हें अब अपने मंत्रियों के दाग दिखाई नहीं दे रहे? ADR की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल के 29 में से 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेजस्वी यादव अपनी बातें रख तो रहे हैं, लेकिन दरअसल उनकी ये सियासत आम जनता को बेहद रास नहीं आ रही होगी, क्योंकि जिनके दामन खुद ही दागदार हों, अब दूसरे को वो दागदार बताएं भी तो उनकी बातों में दम नजर नहीं आता। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की सरकार गई, जिस भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू को खरी खोटी सुनाई, अब उसी मुद्दे पर आरजेडी पलटवार में जुट गई है। ADR की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर वार किया है।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा नीतीश सरकार के 29 में से 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली महागठबंधन सरकार में कुल 28 मंत्रियों में से 19 दागी थे। अब 75% अब इनके दागी एमपी हैं। क्या वो उनको किस हैसियत से उनको मंत्री बनाया गया, या फिर से उन्होंने क्यों शपथ लिया गया? क्या उनको दिक्कत हो रहा था? एक नौजवान उनके साथ में डिप्टी सीएम बना हुआ था 28 साल का, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 29 मंत्रियों को चुनावी हलफनामे के विश्लेषण के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मौजूदा सरकार के जिन 22 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, उनमें 9 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश पर वार किया, कहा कि हम पर एफआईआर दर्ज कराने वाले सीएम के 75% मंत्री दागी हैं। गलतफहमी में मत रहिएगा मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हो तो ये जो आपने जो भूल की है, जो पाप किया है, ये क्रिटिसिज्म आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। ये लोग तो विनाशकारियों के साथ चले गए, विकास की बात कहां से आएगी? और बिहार में 75% मंत्री जो अपराधी छवि के हैं, उनके साथ ये विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का हवाला देकर महागठबंधन तो तोड़ दिया, लेकिन क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि वो कैसे 75% दागी मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं? पनामा पेपर मामले पर सवाल पूछते हुए तेजस्वी ने कहा कि क्या जिन बीजेपी शासित प्रदेश के सीएम और उद्योगपतियों का नाम इस घोटाले में आया है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बिहार के बाद दक्षिण विजय अभियान पर निकली बीजेपी को तमिलनाडु में कलह के शिकार एआईएडीएमके से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी एआईएडीएमके के दोनों धड़ों को एकजुट करने में जुटी हुई है। बीजेपी के नेता दोनों गुटों के बीच समझौता कराने में लगे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला भी निकाला गया है, लेकिन बेंगलुरु जेल में बंद एआईएडीएमके महासचिव शशिकला पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती। ऐसे में ये डर हो गया है कि बेहद जल्द शशिकला और दिनकरन दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में अपने इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। जयललिता की मृत्यु पर पहुंचे पीएम मोदी का हाथ ओ पनीरसेल्वम ने तभी थाम लिया था। जयललिता के विश्वस्त पनीरसेल्वम को उन्होंने 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन ये जल्दबाजी शशिकला को रास नहीं आई। पनीरसेल्वम गद्दी पर बिठाए गए, लेकिन सिर्फ काम चलाऊ मुख्यमंत्री की तरह। शशिकला को कुर्सी पर विराजने के मुहूर्त में जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन सत्ता वो ई पलानीसामी को सौंपकर चली गई। बगावत होनी थी। दोनों गुटों ने खुद को असली एआईडीएमके बताने का दावा ठोक दिया। ऐसे में बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री पलानीसामी और पनीरसेल्वम गुटों के बीच समझौता कराने में जुटे हुए हैं। समझा जा रहा है कि समझौते का एक फॉर्मूला तलाश लिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत शशिकला महासचिव बनी रहेंगी और ई पलानीसामी भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पनीरसेल्वम को पार्टी में और केंद्र सरकार में एक बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन शशिकला इसे बंदरबाट समझ रही हैं। वो पार्टी और पार्टी के फंड को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं और बहुत से विधायक भी उनके नियंत्रण में हैं। उनके बेटे और पार्टी के नेता टीटीवी दिनकरन ने 5 अगस्त को विधायकों की एक बैठक बुलाई है। ऐसे में बीजेपी की नजर इस बैठक पर है। समझा जा रहा है कि एआईडीएमके के नेताओं के सामने केंद्र सरकार में मंत्री पद की गाजर लटका कर रखी गई है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि संगठन में मजबूती मिलेगी। शाह के दौरे के बाद प्रदेश संगठन को जितनी ऊर्जा मिली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भगवा गलियारे में ये चर्चा जरूर है कि संगठन से लेकर सरकार में बड़े बदलाव अब हो सकते हैं और बेलगाम मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाइयां भी होंगी। माना यह जा रहा है कि मिशन 2019 तक बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। महीनों से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, लेकिन शाह ने अब तक मुहर नहीं लगाई है कि कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह इन तमाम खामियों को दूर करने वाले हैं और बेहद जल्द यूपी बीजेपी की तस्वीर बदली बदली सी दिखाई देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश भर में जनाधार मजबूत करने में लगे हैं। शाह महीनों से उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पार्टी को और भी मजबूत करने की जरूरत है।
वैसे तो यूपी में 4 महीने पहले ही सरकार बनी है, चुनौतियां बहुत हैं, सरकार से जनता को उम्मीदें ज्यादा हैं और शाह के सामने मिशन 2019। इसलिए मैदान में जाने से पहले अमित शाह अस्त्र शस्त्र मजबूत करने में लगे हैं। लखनऊ पहुंचते ही इसका असर भी दिखा। बीजेपी नेताओं में शायद कम दिखा हो, लेकिन विपक्षी नेताओं पर ज्यादा दिखा। 3 दिन की यात्रा में शाह ने संगठन से लेकर सरकार से जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की और समीक्षा की। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने भले ही कुछ मुद्दों पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद का नारा देने वाली बीजेपी में 4 महीने से प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अमित शाह ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली वापस लौटने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। रूप से संगठनात्मक रिव्यू के लिए बैठक थी, इस प्रकार के फैसलों के लिए बैठक थी। तो मैं तेलंगाना जाकर आया, क्या टूटा? मेरी आप पूरे सुनो तो आप सुनो ना, मगर मैं ओडिशा जाकर आया, क्या टूटा? मैं सुनो भाई, हिमाचल जाकर आया, क्या टूटा? जम्मू कश्मीर जाकर, सवाल में जवाब ही तो दे रहा हूँ। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमित शाह ने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को छोड़ अपनी थैली भरने की जुगत में लगे मंत्रियों की जमकर क्लास लगाई। बताया ये भी जा रहा है कि जल्दी ही योगी मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। योगी मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। इन संभावनाओं को देखते हुए नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। पार्टी नेता अमित शाह को भले ही चाणक्य मानते हों, लेकिन विपक्षी दल इसे नहीं मानते। इतनी आसानी से एक बार उनके दौरे से कोई बहुत बड़ी ऊर्जा नहीं आने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि नए तरीके से तोड़-फोड़ जिस तरीके से चल रहा है, ये और बढ़ जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जरूर बढ़ जाएगा। एक तरफ वो ऊर्जा देकर के जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ छापा मरवा रहे हैं। तो एक जगह से ऊर्जा लेते हैं, दूसरी जगह पर ऊर्जा देते हैं। लेन देन का काम ही शाह लोग करते हैं और उसी काम को ये करने आए थे और वो काम करके चले गए। विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहें, सच तो ये है कि 325 सीटें जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब देखना होगा कि बेलगाम हो रहे मंत्रियों और नेताओं पर शाह के मंच के बाद लगाम लगेगी क्या? क्या 2019 में फिर अमित शाह की चाणक्य नीति कामयाब होगी? क्या शाह के दौरे के बाद सरकार के मंत्री और विधायक जनता और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या मिशन पूरा करने के लिए अमित शाह संगठन में फेरबदल करेंगे? लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक और खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं। अब योगी और उनके मंत्रियों के कार्यक्रमों में भारी भरकम फूलों के गुलदस्ते नजर नहीं आएंगे। जिन मंत्रियों को खुश करने के लिए अभी तक महंगे विदेशी फूलों की साज सज्जा होती थी और गुलदस्ते भेंट किए जाते थे, उस पर भी रोक लगा दी गई है। इस आदेश के बाद VIP कल्चर से अब बुके भेंट करना गायब करके उसकी जगह पर किताबों को उपहार में देना चलन में आएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर पहल करते हुए तोहफा देने वालों को एक फूल या फिर किताब देने का निर्देश दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो किताबें दी जाएंगी तो आखिर वो किस विचारधारा की किताबें होंगी, कैसी किताबें होंगी। हालांकि एक फूल देने की परंपरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के साथ शुरू हो गई थी। मोदी की राह पर अब योगी भी चल निकले हैं। यूपी की योगी सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों के दौरान गुलदस्ता देने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कार्यक्रमों समारोह में फिजूल खर्ची ना की जाए और गुलदस्ता या बुके देने की जगह एक फूल या किताब भेंट की जाए। इससे पहले भी CM योगी आदित्यनाथ ने महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर रोक लगाई थी। उन्होंने खुद अपनी फ्लीट में ही नई गाड़ी को शामिल करने से मना कर दिया था। यही नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में VIP व्यवस्था को भी उन्होंने मना कर दिया था। इसके अलावा CM योगी ने मंत्री आवासों की साज सज्जा पर भी रोक लगा दी थी। सरकार का दावा है कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर 8,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। गुलदस्ते या बुके पर रोक लगाकर CM योगी ने PM मोदी की उस मंशा को आगे बढ़ाया है जिसका मकसद फिजूल खर्ची को रोकना है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस बारे में निर्देश जारी कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि PM को तोहफे में गुलदस्ता ना दिया जाए। इसकी जगह एक फूल या कोई किताब भेंट की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और अब देखते हैं, सुनिए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी पहल की है जो पूरे देश में बदलाव की एक नई चेतना लेकर आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक रचनात्मक आंदोलन का माहौल बनाया, समाज में बदलाव से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की। उनके आदर्श और संकल्प पर आधारित इन अभूतपूर्व योजनाओं के अमल की पड़ताल लेकिन जरूरी है। ये सामने लाना बेहद जरूरी है कि क्या नौकरशाही और भ्रष्ट तंत्र उनके उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है या नहीं। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में सबसे अहम है स्वच्छता अभियान। इसी के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की गई है, लेकिन अधिकारी, ठेकेदार और छुटभइये नेता मिलकर प्रधानमंत्री के संकल्प को किस तरह से अमल में ला रहे हैं, इस पर ही आज का सुनिए सरकार। क्या खुले में शौच से देश को मुक्त कराना, ये प्रधानमंत्री का जो सपना है वो सपना पूरा हो पाएगा? पीएम मोदी के लिए भले ही मिशन हो, लेकिन इस मिशन से जुड़े अधिकारी पीएम के सपने पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। रमन सिंह के राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की दुलदुला ब्लॉक को सरकारी कागजातों में खुले में शौच मुक्त घोषित भी कर दिया गया है। 15 अगस्त 2016 को दुलदुला ब्लॉक के सभी 29 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री के हाथों ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित करा दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और है। कई घरों के शौचालयों में दरवाजे तक नहीं लगाए गए हैं, तो कहीं टॉयलेट सीट ही नदारत है। अधिकांश शौचालयों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को गुमराह किया गया है। लेकिन APN की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि कैसे प्रधानमंत्री के सपनों पर पानी फेर रहे हैं अधिकारी। ये है छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले का दुलदुला ब्लॉक। इस ब्लॉक को मुख्यमंत्री रमन सिंह और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने खुले में शौच मुक्त ब्लॉक घोषित किया था। अखबारों में विज्ञापन भी छपा, बधाई भी दी गई। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ऐप में इस ब्लॉक को 100% मकानों में शौचालय बनाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। शौचालय का सच जानने के लिए APN ने इस ब्लॉक का दौरा किया तो स्वच्छ अभियान की पोल खुल गई। जिस गांव को शौच मुक्त बताया जा रहा था, वहां का सच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आधे अधूरे सच को हमारे कैमरे ने कैद कर लिया। क्या हकीकत सामने आई, आप भी सुनिए। 100 घर परिवार वाला अभी खुले में शौच नहीं कर रहे, बाकी 200 घर के लोग कर रहे हैं। अधूरे शौचालय को लेकर हमारी पड़ताल आगे पंचायतों की तरफ बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जितने शौचालय के बनाने का टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो पाया है। अभी हम लोग का 270 बन गया है। अच्छा, कितना और बाकी है? और 30-35 बाकी है। 30-35 बाकी। शौचालय का सच जानने के लिए ब्लॉक के CEO से बात की गई तो कैमरे के सामने ये कहा कि दुलदुला ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं किया गया है। इस अधूरे सच को लेकर जब हम जिला कलेक्टर के पास पहुंचे तो जिला पंचायत की गलती माननी तो दूर, वो मामले को सुनने को भी तैयार नहीं थी। कई बार ये हुआ है कि एक ही परिवार में दो, या तो बेटा बहू है या सास ससुर है, तो दोनों लोग यदि शौचालय डिमांड करेंगे तो परिवार को एक ही मिलेगा। जबकि सांसद और जिले के प्रभारी मंत्री ने मामले की जांच करवाने का रटाया जवाब दिया। पूरे ब्लॉकों में पंचायत सरपंचों को निर्देशित किया गया है कि हर पंचायत को ODF करें ताकि शासन की योजनाओं को हम गरीबों तक दे सकें। स्वच्छ भारत के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। मोदी के मिशन पर अफसर और ठेकेदार अपनी जेबें भर रहे हैं। सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है, मंत्री से लेकर अफसर तक सब जानते हैं, लेकिन सच को कबूलने का साहस किसी में नहीं है। तो फिर कौन करेगा पहल? कैसे मिलेगी खुले में शौच से मुक्ति? कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री का सपना? रायपुर से पीयूष मिश्रा, APN। और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के सामने भारत ने तगड़ा झटका दिया है। सिंधु जल संधि के मामले में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। हर बार की तरह पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को झेलम और चिनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान की ओर से बुलाई गई सचिव स्तर की बैठक के बाद वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला लिया है।
सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को मध्यस्थ विश्व बैंक से करारा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौते यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के आधार पर भारत के किशनगंगा प्रोजेक्ट में अड़ंगा नहीं लगा सकता। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत को अपने इलाके में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण का पूरा हक है। भारत झेलम और चेनाब की सहायक नदियों पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें किशनगंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का है, जबकि रातले प्रोजेक्ट की क्षमता 850 मेगावाट है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत पाकिस्तान के बीच हुई बैठक में वर्ल्ड बैंक ने भारत की ओर से 2 प्रोजेक्ट के निर्माण पर सलाह दी कि जल समझौते के तहत आने वाली इन दोनों नदियों के साथ ही सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल का पाकिस्तान को पूरा हक है, जबकि इन नदियों पर बांध बनाने का भारत के पास पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का बयान एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए इस मुद्दे का समाधान चाहता था, जबकि भारत इसे एक्सपर्ट पैनल के जरिए सुलझाना चाहता था। सिंधु जल समझौता साल 1960 में हुआ था। इस पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने दस्तखत किए थे। समझौते के तहत 6 नदियों व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी भारत और पाकिस्तान को मिलता है। समझौते के मुताबिक सतलुज, व्यास और रावी का अधिकांश पानी भारत के हिस्से में रखा गया, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। अब अगर इस समझौते को भारत रद्द कर देता है तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ प्यासा रह जाएगा, बल्कि उसे खेती के लिए पानी की भी मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक की। राहुल ने कहा कि प्रोफेशनल्स लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर और मिलिंद देवड़ा समेत 4 लोगों को दी गई है। कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को तेलंगाना के प्रभार से मुक्त कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में उनसे गोवा और कर्नाटक की भी जिम्मेदारी ले ली गई थी। दिग्विजय के पास अब आंध्र प्रदेश का प्रभार रह गया है। दिग्विजय के घटते कद का कारण कांग्रेस आला कमान का उनसे नाराज होना बताया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने पणजी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पणजी और वालपोई सीट पर 23 अगस्त को उपचुनाव होना है। पणजी सीट से बीजेपी के विधायक सिद्धार्थ कुनकोलियांकर ने और वालपोई सीट से कांग्रेस के विश्वजीत राणे ने इस्तीफा दिया था। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बेहतर है। माइकल पेज रोजगार आवेदक विश्वास सूचकांक के मुताबिक करीब 84% पेशेवरों का मानना है कि भारत में भविष्य में बेहतर आर्थिक परिदृश्य की संभावनाएं दिख रही है। भारतीय पेशेवरों में ज्यादातर लोगों ने अगले 6 महीने को सकारात्मक माना है। तत्काल ट्रेन टिकट बुक कराने वालों को अब IRCTC ने एक और सेवा दी है। IRCTC ने बुक किए गए टिकट पर पे ऑन डिलीवरी की सुविधा देने का ऐलान किया है। अब उपभोक्ता तत्काल टिकट बुक करने के दौरान बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन चुन सकते हैं। और अब एक और अच्छी खबर आपको दे दें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया गया है। अक्टूबर 2016 के बाद ये पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में कटौती की है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 1.54% के निचले स्तर पर रही है, जबकि मई महीने का औद्योगिक उत्पादन आंकड़ा 1.7% रहा है। स्थिति को हर तरह से अनुकूल पाते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस दर को 6.25% से घटकर अब 6% रह गई है यदि इस कटौती को जोड़ा जाए तो। हालांकि आम लोगों के लिहाज से ये बड़ी राहत नहीं है, लेकिन छोटी राहत ही सही, राहत तो है। RBI गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती की है। RBI ने कमजोर मुद्रास्फीति और मांग में आई गिरावट को देखते हुए ये कदम उठाया है। महंगाई बढ़ने का जोखिम कम होने का हवाला देते हुए RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस दर को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया गया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी 0.25% कम कर 5.75% कर दी गई है। इस कटौती का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने की संभावना है। इससे होम लोन और EMI सस्ती हो सकती है। रेपो रेट घटने का मतलब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होना है और बैंक बाजार को ज्यादा कर्ज दे सकते हैं। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक सभी बैंकों को ब्याज देता है।
अक्टूबर 2016 के बाद ये पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में कटौती की है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 1.54% के निचले स्तर पर रही है, जबकि मई महीने का औद्योगिक उत्पादन आंकड़ा 1.7% रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने बुधवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 अगस्त से पहले कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। आधार के विरोधियों का तर्क है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उनकी यह भी दलील है कि अगर लोगों की निजी जानकारियां लीक होती हैं, तो लोगों की शिकायतों का निवारण कैसे होगा, इस बारे में कोई कानून नहीं है। सरकार की दलील है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। उसका यह भी कहना था कि देश की एक बड़ी आबादी भुखमरी की शिकार है और अगर उस तक राहत पहुंचानी है तो आधार जरूरी है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी कि संविधान में निजता के अधिकार को भी मूल अधिकार का दर्जा दिया जा सकता था, पर इसे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए आर्टिकल 21 के तहत जीने या स्वतंत्रता का अधिकार भी अधिकार नहीं है। अगर यह संपूर्ण अधिकार होता तो फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होता। यह अपने आप में मूल सिद्धांत है। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि अगर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाता है तो इसके परिणाम क्या होंगे। क्या इस मौलिक अधिकार में किसी तरह की रियायत संभव होगी? अगर इसमें किसी तरह की छूट नहीं भी दी जाती है तो सरकार की तरफ से किस तरह के उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आधार भी रहे और लोगों की निजता भी बनी रहे। हालांकि बेंच ने यह साफ कर दिया कि वह आधार को खत्म नहीं करने जा रही है। 9 जजों की बेंच के फैसले के बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच आधार की वैधानिकता पर सुनवाई करेगी। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन पर कानून बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि डाटा प्रोटेक्शन पर विचार करने वाली 10 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BN श्रीकृष्णा हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि आधार का पूरा डेटा सुरक्षित है क्योंकि इसका सर्वर भारत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दूसरों की निजता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, लेकिन पटना के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती किए जाने वाले नए डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ से ऐसे सवाल पूछा जाता है जो बेहद बेहद निजी हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि वे वर्जिन हैं या नहीं। साथ ही हॉस्पिटल प्रबंधन पुरुष स्टाफ से सवाल ये करता है कि उनकी एक से अधिक पत्नियां तो नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। अजब तेरी दुनिया, गजब तेरे खेल। जी हाँ, शायद हम बिहार के लिए ऐसा कह सकते हैं। राज्य में चाहे नीतीश RJD की सरकार हो या फिर नीतीश BJP गठबंधन सत्ता में काबिज हो, कुछ चीजें बिहार में बदलना आसान नहीं है। राजधानी के जाने माने सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपनी नई भर्तियों से पूछा कि स्पष्ट रूप से बताएं कि वो वर्जिन है या फिर नहीं। यही नहीं, पुरुष कर्मचारियों से जानकारी मांगी गई कि उनकी कोई और पत्नी तो नहीं है। महिला स्टाफ से भी ये बताने को कहा गया है कि अगर वे शादीशुदा हैं तो क्या उनके पति की और कोई पत्नी तो नहीं है। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि ऐसा नियमों के तहत पूछा गया है। ये नियम इंस्टीट्यूट के 1994 में बनने से ही लागू है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार को अपने कर्मचारी के कौमार्य या ब्रह्मचर्य में क्यों दिलचस्पी है। मामला दरअसल भाषा की कम जानकारी का लगता है। वैसे अगर आप गौर से देखें तो फॉर्म में बैचलर की स्पेलिंग भी गलत है और फॉर्म का आखिरी वाक्य भी। दरअसल सरकार विवाहिता या शादीशुदा पूछना चाहती है, लेकिन कुंवारे को कुंवारेपन से जोड़ दिया गया। अगर वर्जिनिटी शब्द के इस्तेमाल की जगह शादी या गैर शादीशुदा शब्द का प्रयोग होता तो बेहतर होता। लेकिन भैया, ये बिहार का सरकारी अस्पताल है, यहाँ सब कुछ चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इतना ही नहीं, ये अजब गजब दुनिया कुछ और भी है। रक्षाबंधन को लेकर केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में सरकार का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने आदेश दिया कि रक्षाबंधन को सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी
और दफ्तरों में महिला कर्मी अपने सहकर्मियों को राखी बांधेंगी। हालांकि आदेश पर हुए हंगामे के बाद फैसले को वापस ले लिया गया। जारी किए गए इस आदेश में कहा गया था कि 7 तारीख को रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके बाद 8 अगस्त तक सभी की उपस्थिति की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। इस आदेश को राज्य के सभी बड़े अधिकारियों को भेजा गया था। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। डोकलाम मुद्दे पर चीन से चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन जाने का फैसला ले लिया है। चीन में 3 से 5 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स की बैठक में मोदी भाग ले सकते हैं। माना यह जा रहा है कि मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच आए गतिरोध को खत्म करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले जुलाई में एनएसए अजित डोभाल भी ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे थे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। और अब खबर अच्छी है। सिर्फ खामियां ही नहीं बल्कि कई खबरें ऐसी होती हैं जो खूबियां होती हैं और समाज में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो हम जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं खबर अच्छी है। अगले कुछ दिनों में कानपुर में तैनात तमाम बड़े सरकारी अधिकारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। जब वे कार्यालय जाने के लिए निकलेंगे तो घर के नजदीक जो भी सरकारी स्कूल होगा उसमें वो 10 मिनट के लिए जरूर ठहरेंगे। हालांकि उन्हें करना कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट का ये ठहराव विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों पर पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाने का मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर पैदा करेगा। ये फैसला तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया है और इसके साथ ही स्कूलों की जो स्थिति है वो भी हमेशा नजर में रहेगी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। एक फिल्मी गीत के इस बोल की तर्ज पर अब कानपुर में तमाम सरकारी अफसर ये गुनगुनाते सुने जा सकते हैं कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है एक स्कूल। ये गाना किसी मस्ती के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे छिपा होगा एक सामाजिक सरोकार। दरअसल कानपुर के तमाम सरकारी महकमे के बड़े अफसरों ने एक सुझाव पर सहमत होते हुए एक अनोखा फैसला लिया है। सुझाव था कि सरकारी अफसर चाहे वो किसी भी विभाग के हों, ऑफिस जाते समय घर के पास किसी सरकारी विद्यालय में 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रोक देंगे। इससे शिक्षकों पर बेहतर पाठन का दबाव बनेगा और बड़े अफसरों को अपने बीच पाकर बच्चे उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी ले सकेंगे। उसकी उपस्थिति से ही वहाँ के जो बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, अगर डीएम वहाँ चला जाएगा, डीआईजी वहाँ चले जाएंगे, एसएसपी वहाँ चले जाएंगे, तो उनका एक स्वयं में एक प्रेरणा मिलेगी और एक डर भी होगा, भय भी होगा। दोनों बातें कि यार हमारे को सही काम करना चाहिए। बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक बड़े अफसर का लेवल यहाँ पर आ गया। क्षेत्र में भी एक मैसेज जाएगा। इस बदली हुई सरकार के और बदले हुए परिवेश में अपनी जो निर्धारित ड्यूटी है उसके अलावा ये समाज सेवा का प्रकल्प के रूप में भी उसको काम करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण। सुझाव को मान लिया गया है, इस पर फौरन अमल करने को भी कह दिया गया है। वर्तमान शासन की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस है या आप पहलू कहिए कि शिक्षा है। वो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है और शिक्षा का उद्देश्य ही होता है सर्वांगीण विकास। अगर अधिकारियों को बच्चे भी नज़दीक से देखेंगे तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। ये प्रयास और प्रयास क्या, हम तो कहें कि सोच ही अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत सार्थक है और इसके अच्छे दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी स्कूल हमेशा सवालों में रहते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस ताज़ा फैसले से सरकारी स्कूलों के दिन बदलेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर माहौल बनेगा। मेरे स्कूल में कोई स्कूल के बारे में जानने के लिए कोई आया है कि पढ़ाई कैसे चल रही है और टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस कारण बस अच्छा लगेगा अगर हमारे स्कूल में कोई बाहर से आएगा। हमारे स्कूल का अगर कोई ऐसे पूछने आता है तो हमें लगता है कि हमारे स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर उभरती है उसमें खंडहर बना स्कूल और उसमें मास्टर साहब अखबार पढ़ते या गप लगाते ही नजर आते हैं। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोग इसके सफल होने की दुआएं भी मांग रहे हैं।
शिवा शर्मा, APN कानपुर। वाकई ये खबर अच्छी थी। चलिए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। दो अगस्त 1763 में मुर्शिदाबाद पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना का पश्चिम बंगाल के गिरिया में मीर कासिम से युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में मीर कासिम की हार हुई थी और 2 जुलाई 1858 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसके तहत भारत में प्रशासन का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। और 2 जुलाई 1939 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु हथियार अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा था। और 2 अगस्त 1970 में श्रीमती सी बेलियप्पा मृतम्मा भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। उन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया था। और 2 अगस्त 1999 में असम के गायसल में अवध असम एक्सप्रेस और भुवनेश्वर मेल एक्सप्रेस के आपस में टकराने से 268 यात्रियों की मौत इस हादसे में हो गई थी और इस हादसे में 359 यात्री घायल हुए थे। देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।